जनाब सूरज दादा की सरपरस्ती के बगैर ग्रुप अगवा बराए तावान की वसूली का धंधा दिलजमई से नहीं कर सकता। अब जहां की पुलिस इन मामलात में खासी तेज होती जा रही है। राना फारूक डीएसपी ने साइबर क्राइम की खसूसी ट्रेनिंग ले रखी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसे हलाक कर दिया गया, लेकिन उस जैसे और भी बहुत आ सकते हैं, और अगर हमारे अंदर इख्तलाफात होंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। मोलादाद ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं सुपर चीफ से बात करता हूँ, मुतमईन रहो, तुम्हारे तमाम खदशात जल्द खत्म हो जाएंगे, सेठ हाशिम ने कहा। और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने यकी बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उसके फोन सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज सुनाई दी, सुपर चीफ से फौरी बात कराओ, सेठ हाशिम ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सेठ हाशिम ने कहा, सुपर चीफ से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज सुनाई दी। सेठ हाशिम बोल रहा हूँ सर, सेठ हाशिम ने कहा। यस, कोई खास बात? दूसरी तरफ से सुपर चीफ की मखसूस भारी आवाज सुनाई दी। अभी मोलादाद की कॉल आई है जनाब, सेठ हाशिम ने कहा, और फिर उसने मोलादाद की बताई हुई सारी बातें पूरी तफसील से दोहरा दी। वेरी बैड, वेरी बैड। इसका मतलब है कि वाकई कोई खतरनाक ग्रुप हमारे खिलाफ हरकत में है। हम तो बहुत से राब्तों से काम करते हैं, इसके बावजूद उन लोगों का कालू दादा तक पहुंच जाना और अब सूरज दादा के पीछे जाना, ये सब तो हमारे लिए बेहद परेशान कुन है। सुपर चीफ ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। मोलादाद भी यही कह रहा था, सुपर चीफ, हमारे तीनों ग्रुपों ने पकड़े जाने के खौफ से काम रोक दिया है, सेठ हाशिम ने कहा। लेकिन ये किनका काम हो सकता है, पुलिस या इंटेलिजेंस? कौन हो सकता है, सुपर चीफ ने पूछा। जनाब, मेरा ख्याल है कि ना पुलिस ये काम कर रही है और ना ही इंटेलिजेंस। उस टाइगर के हरकत में आने के बाद ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ये काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। लेकिन उस टाइगर को आम अस्पताल से किसी और खास खुफिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उससे यही पता चलता है कि हमारे खिलाफ बाकायदा साजिश की जा रही है। मोलादाद का ख्याल है कि हमारे खिलाफ मंगी ग्रुप काम कर रहा है, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे खिलाफ भादस्तान का अव्वलहान ग्रुप काम कर रहा है, शेख हाशिम ने कहा। मंगी ग्रुप और अव्वलहान ग्रुप, हाँ, उन दोनों के बारे में मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि उन्होंने अपने अपने इलाकों की बजाय यहाँ हमारे इलाकों में काम शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल था कि ये लोग एक आधी कार्रवाई के बाद वापस अपने इलाकों में चले जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने अब यहाँ मुस्तकिल काम करने का फैसला कर लिया है, सुपर चीफ ने कहा। सुपर चीफ, मंगी ग्रुप का ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ बड़ा शिकार बहुत कम मिलता है, जबकि हमारे इलाके बहुत बड़े शिकारों से भरे पड़े हैं। अभी आपने सेठ इरशाद मोती वाला मिशन देखा है, चंद घंटों में करोड़ों रुपए मिल गए। ऐसे बेशुमार शिकार यहाँ मौजूद हैं, और अब भादस्तान का अव्वलहान ग्रुप अपने इलाके में अब कम काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ उनकी निगरानी शुरू हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ शिकार खेल सकता है, और मुस्तकिल पैमाने पर सिर्फ इस वक्त जब वो हमारे ग्रुप से छुटकारा पा जाए। सेठ हाशिम ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, अब हमें दोनों ग्रुपों का फौरी खात्मा करना होगा, सुपर चीफ ने कहा। सुपर चीफ, हमें सबसे पहले उन लोगों का खात्मा करना होगा जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वो टाइगर, वो दोनों औरतें और उनके वो साथी जो अभी तक हमारी नज़रों में नहीं आए, वरना अगर हम उनका खात्मा किए बगैर ग्रुपों से लड़ पड़े तो हमारा खात्मा भी हो सकता है, सेठ हाशिम ने कहा। लेकिन उसके लिए हमें ये तो मालूम हो कि उन लोगों का सरगना कौन है। टाइगर अगर जिंदा है तो यकीनन वो इस हालत में नहीं होगा कि कुछ बता सके, और उन औरतों को कैसे ट्रेस किया जाए, सुपर चीफ ने कहा। मेरा ख्याल है कि उन दोनों औरतों को ट्रेस करने के लिए अगर हम मास्टर ट्रेसिंग वालों की खिदमत हासिल करें तो जल्द ये काम कर सकते हैं। उन्हें ऐसे कामों में खसूसी महारत हासिल होती है, सेठ हाशिम ने कहा। ओह हाँ, ठीक है, मैं कर लूँगा अब ये काम। ओके, गुड बाय, सुपर चीफ ने इस बार कदरे मुसरत भरे लहजे में कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सेठ हाशिम ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इमरान नाश्ते के बाद ताज़ा अखबारात देखने में मसरूफ था। कालू दादा के बाद उसने सूरज दादा को भी तलाश किया था, लेकिन फिर उसे हतमी तौर पर मालूम हो गया कि सूरज दादा एक हफ्ते के लिए काफिरस्तान गया। चनाचे उसने यही सोचा कि एक हफ्ते बाद वो उसे पकड़कर उसके जरिए सेठ इरशाद को अगवा बराए तावान करने वाले सारे ग्रुप के साथ सामने ले आएगा। उन दिनों चूंकि उसके पास कोई काम ना था, इसलिए वो बैठा अखबारात पढ़ने में मसरूफ था। सुलेमान नाश्ते के खाली बर्तन समेटने के बाद मजीद खरीदारी के लिए मार्केट चला गया था, और इमरान को मालूम था कि वो अब 2-3 घंटों से पहले वापस नहीं आएगा। एक बार उसे टाइगर का ख्याल आया था। उसे याद था कि उसने टाइगर के जिम्मे फ्रीलांसर फोटोग्राफर काशिफ के कातिलों को ट्रेस करने का काम लगाया था, लेकिन
अभी तक टाइगर की तरफ से कोई रिपोर्ट न आने का मतलब था कि वो इस काम में अभी मसरूफ है और किसी नतीजे तक अभी तक नहीं पहुंचा, वरना वो रिपोर्ट दे देता। वैसे भी 2 साल पहले की वारदात को ट्रेस करना आसान काम नहीं था और उसे मालूम था कि टाइगर बहरहाल उसे ट्रेस कर लेगा, क्योंकि टाइगर ऐसे कामों में खासा माहिर था। अभी उसकी नज़र एक खबर पर जमी हुई थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। हुकूमत को फ़ोन करने और फ़ोन सुनने के बाकायदा औकात मुकर्रर करने चाहिए। ये क्या हुआ कि जब चाहा फ़ोन करके दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अखबार पढ़ने के साथ साथ अपने महसूस अंदाज में कहा, X2। दूसरी तरफ से महसूस आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। शायद उसके जहन में भी ना था कि इतनी सुबह X2 से फ़ोन कर सकता है। क्या X2 X3 बनना चाहता है? इमरान ने कहा, जाहिर है वो अकेला था, इसलिए अब ड्रामा जारी रखने की ज़रूरत ना थी। और उसे ये भी मालूम था कि ब्लैक ज़ीरो ने क्यों असल आवाज़ के बजाय X2 के मखसूस लहजे में कॉल की है। क्योंकि इमरान ने जिस अंदाज में अपना तारुफ कराया था, इसलिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो अकेला ना हो। तो आप मेरी तनज़्ज़ुली करना चाहते हैं, लेकिन फिर X2 किसे बनाएंगे? क्या सुलेमान को? अरे तनज़्ज़ुली नहीं, तरक्की। 2 के बाद तरक्की करके ही 3 बना जाता है। अब तुम चेक पर 2 की बजाय 3 लिख दो तो क्या रकम में इजाफा ना हो जाएगा? और जहाँ तक सुलेमान का ताल्लुक है, वो तो सुपर 1 है, ना 2 बनेगा और ना ही हाली 1। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, आपको टाइगर के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या मालूम होना था? इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, डान प्लाजा के अंदर किसी ने उस पर कातिलाना हमला किया और किसी तेज़ धार आले से उसकी गर्दन काट दी गई। ये तो अल्लाह ताला का करम हो गया कि उसकी शारक कटने से बच गई, लेकिन खून बहुत ज़्यादा निकल जाने की वजह से उसकी हालत बेहद खतरनाक हो गई थी। वहाँ के लोगों ने उसे करीबी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसका ऑपरेशन तो कर दिया गया, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत शदीद खतरे में थी। लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि नुमानी अपने हमसाये की अयादत के लिए अस्पताल गया, तो वहाँ उसने टाइगर को ICU में ले जाते देखा। तो उसने मालूमात हासिल की और फिर उसने आपको फ़ोन किया, लेकिन आपके फ्लैट से फ़ोन अटेंड ना किया गया, तो उसने बराह रास्त मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ौरन डॉक्टर सिद्दीकी को फ़ोन करके उसे हुक्म दिया कि टाइगर को स्पेशल अस्पताल शिफ्ट कराया जाए। चनाचा ऐसा हुआ। डॉक्टर सिद्दीकी ने वहाँ दोबारा उसका ऑपरेशन किया और फिर उसे खून दिया गया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और वो होश में आ चुका है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि अभी उसे 10-12 दिन लाजमन अस्पताल में रहना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इमरान ने कहा, मैंने 11 बजे रात को फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया और मैं तो रात 1 बजे वापस आया था, जबकि सुलेमान गांव गया हुआ था। वो सुबह सवेरे वापस आया है। मैं अभी जाता हूँ टाइगर के पास, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, ये हमला हुआ क्यों? क्या अंडरवर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम है या टाइगर किसी खास मिशन पर काम कर रहा था? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, खास मिशन तो एक ही था कि 2 साल पहले फ्रीलांसर फोटोग्राफर काशिफ को हलाक कर दिया गया था और कहा जाता है कि उसने अगवा बराए तावान के शिकार अफराद की तस्वीर बनाई थी। और ऐसा वायलेंट क्राइम मतलब है कि सफाकाना जुर्म करने वालों को इसका इल्म हो गया और उसे हलाक कर दिया गया। यहाँ आर्ट कौंसल में तस्वीर की नुमाइश में वो तस्वीर भी रखी गई थी। और फिर जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मैंने टाइगर के ज़िम्मे लगाया कि वो फोटोग्राफर काशिफ के कातिलों को ट्रेस करे। इसके अलावा और कुछ हो तो मुझे इल्म नहीं, इमरान ने कहा। तो क्या आप अगवा बराए तावान के उस सफाकाना जुर्म पर काम कर रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, लेकिन ये इस कदर वसी नेटवर्क है कि आखिरी सिला हाथ ही नहीं आ रहा। बहरहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे 4 स्टार्स के ज़िम्मे लगा दूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, ये वायलेंट क्राइम है और उन दिनों तो इसमें खासी तेज़ी नज़र आ रही है। असल में तो ये काम पुलिस और इंटेलिजेंस का है इमरान साहब, लेकिन ना जाने क्यों ये फोर्सेस काम नहीं करती, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हमारे मुल्क में उन फोर्सेस को क्राइम के खिलाफ काम करने का वक्त ही नहीं दिया जाता और गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा दिया जाता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है इमरान साहब, आप और 4 स्टार ज़रूर इस पर काम करें, अल्लाह हाफिज़, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा और फिर उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा। सालिया बोल रही हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से सालिया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि सालिया सिवाय अशद ज़रूरत के उसे बराह रास्त फ़ोन नहीं करती थी। सालिहीन बोलते कम हैं और इबादत ज़्यादा करते हैं।
میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صالحین کا بولنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے عمران صاحب، صالحہ نے جواب دیا تو عمران اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے واہ، ہر طرف سے صالحین ہی فائدے میں رہتے ہیں۔ بہرحال آج کیسے فون کرنے کا خیال آ گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، آپ تو فلیٹ پر ہوتے ہی نہیں اور سلیمان سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ کے شاگرد ٹائیگر کے ذمہ ایک اہم کام لگانا تھا، کیا وہ کرے گا؟ صالح نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ ٹائیگر کے لیے کام؟ کھل کر بات کرو، کیا مطلب؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک بدماش ہے کالو دادا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی، صالح نے کہا تو اس بار عمران کے چہرے پر حقیقتاً انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم کالو دادا کو کیسے جانتی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوتی تو پھر ٹائیگر کے ذمہ یہ کام کیوں لگانے کا کہتی؟ صالحہ نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے کالو دادا کو ٹریس کر کے کیا کرنا ہے؟ تم اصل بات کھل کر بتاؤ، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہاں ایک ڈی ایس پی تھا، رانا فاروق، وہ ہمارے دور کے عزیزوں میں سے تھا۔ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے ڈیڈی ملک سے باہر تھے، اس لیے انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ان کی طرف سے رانا فاروق کی تعزیت کرنے جاؤں۔ چنانچہ میں وہاں گئی۔ رانا فاروق کے والد ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اور رانا فاروق ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں واپس آئی تو نازیہ ویسے ہی ملنے آ گئی۔ اسے جب میں نے رانا فاروق کے بارے میں بتایا کہ اس کی کار اچانک سیدھی جاتے جاتے مڑ کر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا گئی تو اسے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک کرائم رپورٹر مشہدی سے بات کی تو مشہدی نے بتایا کہ رانا فاروق کی گردن میں دور مار رائفل سے گولی ماری گئی ہے، ایک ہی گولی چلائی گئی ہے اور وہ اس قدر تیز رفتاری سے چلتی ہوئی کار میں رانا فاروق کی گردن میں لگی۔ اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ کام کسی ماہر نشانے باز اور پیشہ ور قاتل کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں اور نازیہ مشہدی کو ساتھ لے کر جائے واردات پر گئیں اور میں نے کار کی رفتار، گولی کی سمت اور رخ مشہدی سے معلوم کر کے اسے بھجوا تو دیا، لیکن میں نے خود ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر چیکنگ کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ سڑک کی دوسری طرف کھڑکیوں کی قطار میں سے ایک کھڑکی سے یہ فائر کیا گیا تھا۔ یہ ہوٹل ریڈ سٹار کی اکبی سم تھی۔ میں اور نازیہ وہاں پہنچ گئی اور اندازے کے مطابق اس کمرے تک پہنچ گئی جس کی اکبی کھڑکی سے یہ واردات میرے خیال کے مطابق کی گئی تھی۔ کمرے کے باہر نیم پلیٹ پر نام سائمن لکھا ہوا تھا۔ میں نے دستک دی تو دروازہ جس آدمی نے کھولا، اس کا چہرہ اور اس کا انداز دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے۔ پھر مجھے وہاں پڑی ایک دور مار رائفل کا کیس بھی نظر آ گیا۔ سائمن سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شکاری ہے۔ ہم نے سوچا کہ فی الحال واپس چلی جائیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن اس نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا تو ہم نے اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر اسے باندھ کر جب اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کچھ نہ بتایا، جس پر مجھے خنجر سے اس کے نتنے کاٹنے پڑے اور پھر پیشانی پر 2 ضربیں لگانے کے بعد اس نے یہی بتایا کہ اسے یہ کام کالو دادا نے دیا تھا اور اسے اس سے زیادہ اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ کالو دادا فون پر آرڈر دیتا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں معاوضہ پہنچ جاتا تھا۔ سائمن کا شعور ختم ہو گیا تھا، اس لیے ہم اسے بے ہوش کر کے واپس آ گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، لیکن اس کا ذہن ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اور نازی نے اپنے طور پر کالو دادا کے بارے میں معلومات حاصل کیں، لیکن کچھ معلوم نہ ہوا تو میں نے سوچا کہ ٹائیگر کے ذمہ یہ کام لگایا جائے۔ صالحہ نے مسلسل بولتے ہوئے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن رانا فاروق ایک ڈی ایس پی تھا اور دارالحکومت میں اس جیسے اور بھی ڈی ایس پی ہوں گے۔ اسے قتل کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کرائم رپورٹر مشہدی نے بتایا ہے کہ رانا فاروق نے سائبر کرائم کے سلسلے میں خصوصی ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی اور وہ موبائل کالز کی ٹریکنگ کے ذریعے مجرموں تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نے کئی اغوا برائے تاوان کے مجرموں کو گرفتار کیا تھا، صالحہ نے جواب دیا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ او تو یہ معاملہ ہے، ٹائیگر بھی اس سلسلے میں ہسپتال پہنچ چکا ہے۔ اس پر ڈان پلازا میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، ورنہ اس کا گلا کاٹ دیا گیا تھا۔ عمران نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ٹائیگر اس ڈی ایس پی کے قتل کے سلسلے میں کام کر رہا تھا؟ دوسری طرف سے صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نہیں، اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اسے فری لانسر فوٹوگرافر کاشف کے قتل کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ کالو دادا اغوا برائے تاوان کا گروپ لیڈر ہے اور چونکہ رانا فاروق ڈی ایس پی سائبر کرائم کا ماہر تھا، اس لیے اسے اس پیشہ ور قاتل سائمن کے ہاتھوں ہلاک کرا دیا گیا، صالح نے کہا۔ ہاں، اور یہ بھی بتا دوں کہ کالو دادا آخری سیڑھی نہیں ہے، اس سیڑھی کا ایک پایا ہے، اس سے اوپر بھی لوگ موجود ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا ٹائیگر نے رپورٹ دی ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ نہیں، ہم بھی اس سلسلے میں کام کرتے ہوئے کالو دادا تک پہنچے تھے اور پھر میں نے جوانا کے ساتھ مل کر اس کے خفیہ اڈے پر ریڈ کیا۔
जवाना ने वहाँ कत्ले आम कर दिया। हम कालू दादा तक पहुँच गए, लेकिन मालूम हुआ कि कालू दादा आखिरी आदमी नहीं है, उसके ऊपर कोई सूरज दादा है। फिर हमने सूरज दादा के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो एक हफ्ते के लिए काफिरिस्तान गया हुआ है। जब वो आएगा तो फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है इमरान साहब, क्या आप अगवा बराए तावान के क्राइम पर काम कर रहे हैं? मैं भी किसी न किसी अंदाज में उसमें शामिल हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे बाकायदा तौर पर उसमें अपने साथ शामिल कर ले, साले ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। पहली बात तो ये है कि ये मामला 4 स्टार्स का बनता है, और चीफ भी कह रहा था कि इस पर 4 स्टार्स को बाकायदगी से काम करना चाहिए। और तुम्हें ये तो मालूम होगा कि मैं 4 स्टार्स में शामिल नहीं हूँ। अलबत्ता बतौर 4 स्टार मुझे कभी कभार शामिल कर लिया जाता है। तुम्हें इस केस पर काम करने के लिए चीफ ऑफ 4 स्टार्स सिद्दीकी से बात करना होगी। लेकिन एक और मसला भी है कि आजकल तुम अपने साथ नाजिया को भी शामिल कर रखा है, इसलिए तुम्हें साथ रखने का मतलब है कि नाजिया को भी साथ रखा जाए, जिसकी शायद चीफ इजाज़त ना दे, इमरान ने वजाहत करते हुए बताया। ये कोई सीक्रेट सर्विस का केस तो नहीं है, आम जुर्म है, और हम तो फरागत की वजह से इस पर काम करना चाहती हैं, और नाजिया की वजह से ही राना फारूक के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं और हम आगे बढ़ सके। फिर ऐसे केस में चीफ क्यों इनकार करेगा? साले ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सुपर चीफ की बात नहीं कर रहा, 4 स्टार्स के चीफ सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें तो बस इतना मालूम है कि आप ही सुपर चीफ हैं और आप ही चीफ हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने और नाजिया ने इस मिशन पर काम करना है। सालिया ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। मैं कैसे सुपर चीफ या चीफ हो गया? सुपर चीफ तो X2 है और चीफ ऑफ 4 स्टार सिद्दीकी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। होंगे, लेकिन आपकी बात मानने पर ये दोनों मजबूर हैं, इसलिए हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, सालिया ने वजाहत करते हुए कहा। तो इमरान का सता हुआ चेहरा नॉर्मल हो गया, वरना उससे पहले कि सालिया की बात सुनकर उसके जहन में हदशात रेंगने लगे थे कि कहीं सालिया को असलियत का इल्म तो नहीं हो गया। लेकिन अब उसने जिस अंदाज में वजाहत की थी उससे बात वाज़े हो गई थी कि उसलिए इमरान का चेहरा नॉर्मल हो गया था। तुम्हारे अगवा पर तुम्हारे डैडी तो फौरन करोड़ों रुपए देने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन नाजिया के अगवा पर कौन देगा उसके इवज सामान? इमरान ने कहा। तो सालिया बेएहतियात हंस पड़ी। मैं अगवा होने की बात नहीं कर रही, मैं अगवा बराए तावान के खिलाफ करने की बात काम करने की बात कर रही हूँ। साले ने कहा। एक शर्त पर तुम्हें इजाज़त दिलवाई जा सकती है सिद्दीकी से कि तुम उसका भी सफदर जैसा हशर नहीं करोगी, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। सफदर जैसा हशर क्या मतलब? मैं समझी नहीं, सालिया ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे नाम का पहला हरफ भी सवाद है और सफदर के नाम का पहला हरफ भी यही है। इसका नतीजा है कि अब सफदर अपने फ्लैट में अकेला बैठा हिजरो फराक पर मबनी गीतों की केस्टें सुनता रहता है, आहें भरता रहता है, और सिद्दीकी के नाम का पहला हरफ भी सवाद है, इसलिए सफदर की तरह सिद्दीकी भी हिजरो फराक की केस्टें ना सुनना शुरू कर दे और आहें भर भर कर फ्लैट की सारी ऑक्सीजन ही खत्म कर दे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से सालिया बेएहतियात हंस पड़ी और काफ़ी देर तक हंसती रही। आप बेहद खतरनाक, हद तक ज़हीन और शरारती हैं। आपने खुद बेचारे सफदर को कहकर इस नौबत तक पहुंचा दिया है और अब सिद्दीकी को भी इस चक्कर में फंसाना चाहते हैं, सालिया ने हंसते हुए कहा। ये मेरा एजाज़ नहीं, ये सब तुम्हारी शानदार कारकर्दगी का नतीजा है। अब देखो, नाजिया बेचारी तुम्हारे मुकाबले में इस कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकी और तनवीर आज भी इसी तरह पैर तस्मा पा बना हुआ मेरी गर्दन पर सवार है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो सालिया एक बार फिर हंस पड़ी। आप मुझे इस तरह इन बातों में उलझा कर असल बात गोल ना कर जाएं। अभी आप सिद्दीकी को फ़ोन करें, फिर मैं फ़ोन करूंगी, बस उसे फ़ाइनल समझें। अल्लाह हाफिज़, साले ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने बेएहतियात मुस्कुराते हुए क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्पेशल अस्पताल। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निसानी आवाज़ सुनाई दी, लहजा बेहद मोदबाना था। डॉक्टर सिद्दीकी से बात कराएं, मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। होल्ड करें जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही उन्होंने सलाम भी किया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा और साथ ही सलाम का जवाब भी दे दिया। आपने तो वही डिग्रियां ही दोहराई हैं, दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी ने हासिल संजीदा लहजे में कहा। तो आपका क्या ख्याल था कि डिग्रियां बदल चुकी होंगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या कहते हैं कि सच ना बोलने वाले के पाँव नहीं होते, मतलब है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहता, इसलिए मैं समझा कि आपको याद ही नहीं रही होगी कि आपने पहले कौन सी डिग्रियां बताई थीं, डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। लेकिन उन्होंने इमरान को जहां बराह रास्त झूठा कहने की बजाय सच ना बोलने वाला कहा था ताकि इमरान का एहतराम मुलविस रहे। मतलब है कि मेरी डिग्रियां जाली हैं, लेकिन डॉक्टर साहब
کیا آپ کی نیم پلیٹ پر طویل عرصہ سے وہی ڈگریاں نہیں لکھی ہوئی؟ حالانکہ میں ہر بار اس امید پر پڑھتا ہوں کہ شاید ان میں اضافہ ہو گیا ہو۔ عمران نے بات کرتے کرتے آخر میں اس کا رخ دانستہ موڑا تھا اور اس نے ڈگریاں تبدیل ہونے کی بات اور ان میں اضافہ کی بات کر دی۔ آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا عمران صاحب، آپ نے یقیناً ٹائیگر کے سلسلے میں ہی فون کیا ہوگا، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا حالت ہے اس کی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے بولنے سے پہلے منع کیا گیا ہے تاکہ گردن پر موجود ٹائلوں پر زور نہ دے اور اسے ابھی 10-15 روز لازماً ہسپتال میں رہنا پڑے گا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ وہ سن تو سکتا ہے نا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، باہو بھی، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میری بات اس کے کانوں تک پہنچانے کا کوئی انتظام کر دیجئے، عمران نے کہا۔